हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एआई क्लब। माय नेम इज उदेश सोमन और आज हम देखने वाले हैं फीचर सिलेक्शन मेथड्स एंड मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग। So before starting, I would like to give due credits to the guy who created all the presentation slides and all the code base. So thank you हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा मेरे साथ ही उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है जिन्होंने ये पूरा मटेरियल बनाया। मैं खाली प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अभी। सो मूविंग ऑन, फीचर सिलेक्शन। तो जब भी हम कोई मशीन लर्निंग है उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, उसमें हम शुरुआत में तो सारी फीचर्स इंक्लूड करते हैं। बट इससे प्रॉब्लम हमें एक आती है कि हमारा मॉडल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमारे मॉडल में कई ऐसे रिडंडेंट फीचर्स रहते हैं जिनसे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गेन नहीं है। वो हमारे मॉडल को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, उसमें अननेसेसरी वेरिएंस क्रिएट करते हैं। किसी फीचर में वेरिएंस बहुत कम होता है जो कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं देता हमारे मॉडल को। तो ऐसे फीचर्स रख के हमारे मॉडल को कोई बेनिफिट नहीं है। तो इन फीचर्स को हटाने के लिए हम फीचर सिलेक्शन का यूज करते हैं। तो फीचर सिलेक्शन में हमारा फीचर सिलेक्शन को से हमें जो बेसिक बेनिफिट्स होते हैं वो ये रहते हैं कि हमारे जो इररिलेवेंट फीचर्स रहते हैं वो तो पहली बात है हट जाते हैं। उसके बाद अ, हमारा जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम बनता है वो इजियर टू डीबग होता है। अगर हमारे मशीन लर्निंग प्रोग्राम में कोई एरर्स आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, तो उसे हटाना हमारे लिए इजी होता है क्योंकि कम फीचर्स बनेंगे। इक्वेशन या फिर डिसीजन ट्री जो भी बनेगा वो कम फीचर से बनेगा, तो वो उसको समझना इजी होगा कि हर बार किस फीचर को लेके वो डिसीजन स्प्लिट कर रहा है या फिर किस फीचर के ऊपर क्या कोएफिशिएंट ले रहा है अगर इक्वेशन बना रहा है तो वो हमारे लिए समझना इजी होगा। इजियर टू बिल्ड, ऑब्वियस सी बात है, अगर कम फीचर्स होंगे तो कंप्यूटर के लिए भी इजी होगा उसको मॉडल में कन्वर्ट करना। मेक्स ट्रेनिंग फास्टर, आपका ट्रेनिंग टाइम जो ऑर्डर ऑफ एन क्रॉस स्क्वायर होता है, मतलब जितने कॉलम रहेंगे कॉलम्स का स्क्वायर। तो जैसे जैसे आपके फीचर्स कम होते जाएंगे आपकी ट्रेनिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, आपके मॉडल का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। मॉडल के परफॉर्मेंस बढ़ने का मतलब ये है कि ऑब्वियसली हम कुछ फीचर्स को हटाएंगे तो थोड़ा बहुत अ, हमारा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, थोड़ा बहुत हमारी एक्यूरेसी या फिर R2 स्कोर, जो भी आपका टाइप ऑफ प्रॉब्लम है उसके बेसिक्स पे उसका स्कोर थोड़ा सा बहुत कम हो सकता है। बट हम उतना कॉम्प्रोमाइज चला लेते हैं, हम उतना सा कॉम्प्रोमाइज करके हमारे मॉडल को बहुत अच्छा बना लेते हैं। और फाइनली रिमूव इररिलेवेंट फीचर्स। तो जैसा कि मैंने बताया कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनसे सफिशिएंट इंफॉर्मेशन गेन नहीं होता, कुछ फीचर्स में वेरिएंस बहुत कम होता है। तो ऐसे फीचर्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, तो उन इररिलेवेंट फीचर्स को हटा देता है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पास जो डेटा सेट आया है उसमें ऐसे फीचर्स भी अवेलेबल हो जो कि आपके प्रोजेक्ट से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेदर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ तो मुझे कार की प्राइसेस से कोई मतलब है ही नहीं। तो पॉसिबल है कि आपके डेटा सेट में वैसे फीचर्स आ जाएं, तो उन फीचर्स को भी हटाने का काम आप फीचर सिलेक्शन से कर सकते हैं। तो फीचर सिलेक्शन की जो आप कंप्यूटर में एल्गोरिदम वगैरह चला के जो मेथड्स लगाते हैं वो अभी डिस्कस करूंगा। एक और रहता है कि आप एक्सपर्ट से भी सजेशन लें। आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसके भी सजेशंस ले कि आपके किस तरह से कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर्स किसी काम के नहीं है और कौन से फीचर्स टोटली इररिलेवेंट है। क्योंकि हो सकता है मैथमेटिकली वो कुछ रेलेवेंस दिखा दे बट एक्चुअल में उसका कोई रिलेशन ना हो आपस में। तो उसके लिए आपको साथ साथ में एक्सपर्ट एडवाइस भी लेनी चाहिए। तो हमारे पास जब भी हम फीचर्स बनाते तो हमारी अभी अभी तक की हमने प्रोसेस देखी कि हम अवेलेबल फीचर्स से न्यू फीचर्स की इंजीनियरिंग करते हैं। ये आप देखेंगे अवेलेबल फीचर्स के कॉम्बिनेशन से ये न्यू फीचर्स बना दिए। हमारा फिर काम रहता है कि जब हमारा मॉडल बन चुका है तो उस मॉडल को इजी बनाने के लिए फीचर सिलेक्ट करना। तो ये जो अवेलेबल सेट ऑफ फीचर्स हैं उसमें से आपको जो आपके काम के फीचर्स हैं उन्हें सिलेक्ट करना। तो वो हम आज देखने वाले हैं।
ये होगा ये ऐसे कि आप सारे फीचर्स के ऊपर मॉडल बनाएंगे, आपका जो भी मॉडल रहेगा वो सारे फीचर्स के ऊपर ट्रेन होगा। उसके बाद आप सिलेक्शन टेक्निक्स लगाएंगे। सिलेक्शन टेक्निक्स लगाने से आपको कुछ मैथमेटिकल डेटा मिलेगा, या फिर हो सकता है डायरेक्टली सिलेक्टेड फीचर्स ही मिल जाए, और उसके बेसिस पे आप फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इसकी मतलब एक जनरलाइज प्रोसेस यही रहती है कि आपने सारे फीचर्स लिए, उसका एक सबसेट जनरेट होगा। सारे फीचर्स एक साथ यूज नहीं होंगे, उसका एक छोटा सबसेट जनरेट होगा। उसका उससे एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे और उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अगर उसका परफॉर्मेंस सफिशिएंट है तो उसको हम यूज कर लेंगे। अगर परफॉर्मेंस कम है तो फिर दूसरा सबसेट जनरेट करके टेस्ट करेंगे। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है फीचर सिलेक्शन का। आता हूँ पहला 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 मेरे पास रहता है कि फिल्टर मेथड्स। फिल्टर मेथड्स स्टेटिस्टिकल कंप्यूटेशंस रहते हैं आपके, जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस आप जो कर सकते हैं डेटा के ऊपर। ये डायरेक्टली फीचर सेलेक्ट करने की बजाय आपको सारे फीचर्स के लिए कोई कैलकुलेशन करके वैल्यूज देते हैं, और उन वैल्यूज के बेसिस पे आप फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करना जनरली क्या होता है कि हमारे पास कुछ सबसेट ऑफ फीचर्स हैं। फिल्टर कंडीशन जो रहेगी, फिल्टर कंडीशन मोस्टली मैथमेटिकल रहती है। फिल्टर कंडीशन के बाद आप उसका एक थ्रेशोल्ड ले लीजिए कि मुझे इस पर्टिकुलर स्कोर से ऊपर वाले फीचर्स या फिर इस पर्टिकुलर स्कोर से नीचे वाले फीचर्स ही लेने हैं, और उस फिल्टर के बाद आपके पास अवेलेबल सबसेट ऑफ फीचर्स बच जाएगा। तो इसमें हम लोग वाले हैं कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वेरिएंस थ्रेशोल्ड, इंफॉर्मेशन गेन, काई स्क्वायर, फिशर स्कोर। तो ये कुछ स्कोरिंग टेक्निक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं हम आगे। तो फिल्टर फीचर सिलेक्शन का एक सिंपल तरीका यही रहता है कि कंप्यूट फीचर सेट, आपका फीचर सेट कंप्यूट होगा, उसका एक सबसेट बनेगा। आपका आपने के जो भी सिलेक्टेड फीचर्स हैं उनका सबसेट बन सकता है, इंडिविजुअल फीचर्स भी सिलेक्ट होंगे। उसके ऊपर एक इवैल्यूएशन फंक्शन लगेगा। इवैल्यूएशन फंक्शन आपका क्या करेगा, जो भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, जैसे कोरिलेशन हो गया, इंफॉर्मेशन गेन हो गया, ऐसी कोई भी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन लेगा और उसका आउटपुट देगा। तो ये आपको इंफॉर्मेशन कंटेंट उसका आउटपुट मिलेगा। इन केस आपको सफिशिएंट मिल जाता है तो आपको ऑप्टिमल फीचर सेट सिलेक्ट हो जाएगा आपका, और उसको आप अपने मॉडल पे लगा लेंगे। यहाँ क्लासिफिकेशन मॉडल लिखा है, आप उसके रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम से और भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में आप लगा सकते हैं, मेथड सेम ही रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहती है, वो रहती है पेयरसन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला दे के रखा है। तो कोरिलेशन क्या रहता है कि हमारे जो फीचर्स रहते हैं वो एक दूसरे एक दूसरे को कितना ज्यादा एक्सप्लेन करते हैं, एक फीचर दूसरे को कितना एक्सप्लेन करता है, उनमें आपस में कितना रिलेशन है। तो इसमें आता है एक पॉजिटिव कोरिलेशन। ये आप देखेंगे कि अगर हम इन फीचर्स को लेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जितने फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। एक फीचर बढ़ रहा है तो उसके साथ दूसरे फीचर की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब दोनों में ऐसा रिलेशन है कि एक की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरे की भी वैल्यू बढ़ेगी, वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन ये होता है कि एक की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू जैसे से बढ़ रही है, वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यू कम होते जा रही है। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। और नो कोरिलेशन की कंडीशन आती है कि आपके पास आपके फीचर्स एक दूसरे को डिस्क्राइब ही नहीं करते हैं, तो वो नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन जब भी हम जो हमारी पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट रहता है उसकी वैल्यू +1 पॉजिटिव कोरिलेशन रहती है। ये मतलब हाईली पॉजिटिव। अगर आपका एग्जैक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं आपके फीचर्स एक दूसरे को, तो पॉजिटिव कोरिलेशन उसकी वैल्यू 1 रहेगी। अगर वो नेगेटिव कोरिलेशन है तो आपकी वैल्यू -1 तक जा सकती है। नो कोरिलेशन के लिए आपकी वैल्यू 0 रहेगी। इसमें एक थोड़ा सा लिमिटेशन ये है इस मेथड का कि आप जो कोरिलेशन रहता है वो कई बार लीनियर कोरिलेशन यूज किया जाता है। तो लीनियर कोरिलेशन जो है वो, अगर मान लीजिए आपके
के वेरिएबल्स किसी और इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, तो आपका लीनियर कोरिलेशन उसमें बहुत कम वैल्यू बता देगा, क्योंकि वो उनसे इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे ये कर्व आ गया, अगर इसमें मैं लीनियर कोरिलेशन लगाऊं तो ये देखिए, अगर ये पॉजिटिव कोरिलेशन में भी वैल्यूज एक दूसरे के आसपास नहीं है, नेगेटिव कोरिलेशन में भी आधी वैल्यूज छूट जा रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए कोरिलेशन की वैल्यू आपकी कम ही आएगी। तो अगर आप उसको सिर्फ लीनियर कोरिलेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो हो सकता है कि आप कई फीचर्स जिनमें आपस में कोरिलेशन है उनको मिस कर जाएं। हायर ऑर्डर का कोरिलेशन आप ऑब्वियसली मिस कर देंगे। दूसरी बात यह है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में इंटर कोरिलेशन होता ही है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में अगर आप फीचर्स को देखेंगे तो उनमें कई बार बहुत हाई कोरिलेशन रहता है और वो फीचर्स इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो सिर्फ कोरिलेशन कोएफिशिएंट देख के अगर आप सोचे कि हम फीचर्स को एलिमिनेट कर पाए, तो वो करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये एक सेकेंडरी मेथड हो सकता है, आपके पास अवेलेबल सबसेट ऑफ फीचर्स है, उसमें से आपको कुछ एलिमिनेट करने हैं, तो वो आप देख लीजिए कि अवेलेबल सबसेट में कौन से दो फीचर्स आपके हाई कोरिलेशन वाले हैं। ऑब्वियसली अगर दो फीचर्स हाई कोरिलेशन वाले हैं तो उनका आपस में ही वो होगा हाई कोरिलेशन, उनमें से किसी एक को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ये सिंपल मेथड रहती है। फिर हम आते हैं वेरिएंस थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हमें सफिशिएंट वेरिएंस की जरूरत होती है। का डेटा कांस्टेंट रहेगा तो उससे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती आपको मॉडल को। आपका मॉडल अलग अलग कंडीशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता है कि वो उन कंडीशंस के लिए क्या प्रिडिक्शन करे, क्योंकि आपका पूरा जो डेटा सेट है वो कांस्टेंट जा रहा है। तो इसलिए सफिशिएंट वेरिएंस होना जरूरी है, और उस सफिशिएंट वेरिएंस से आपके मॉडल का परफॉर्मेंस भी अच्छा आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वेरिएंस थ्रेशोल्ड निकालते हैं। तो आपका ये रिपीटेडली आपके सारे फीचर्स कितना वेरिएंस एक्सप्लेन करते हैं, उससे आपके मॉडल की स्कोरिंग कितनी हो रही है उसको कैलकुलेट करता जाएगा। और उसके बेसिस पे आप एक थ्रेशोल्ड सिलेक्ट कर देंगे कि मुझे इतना वेरिएंस तो चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 80% सेट कर दिया, तो मुझे 80% वेरिएंस तो चाहिए। मेरे कितने फीचर्स हैं जो 80% ऑफ वेरिएंस को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो उसके लिए हम सारे फीचर्स को टेस्ट करेंगे, और जैसे ही हमें 80% वेरिएंस मिल जाएगा हम उस पॉइंट के ऊपर ब्रेक कर देंगे, तो हमें ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स मिल जाएंगे जो उतने वेरिएंस को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये आप देखेंगे अबव अ सर्टेन पॉइंट अगर हम इसको बढ़ाते तो हम वेरिएंस हमें वैसे ही बहुत कम मिल रहा है, वेरिएंस भी बहुत कम है और स्कोरिंग भी बहुत कम ग्रोथ हो रही है। मतलब ये सेचुरेशन पॉइंट की तरफ जा रहा है हमारा कर्व। तो इसका मतलब ये है कि इसके बियॉन्ड अगर हम बढ़ा देते तो हमें वैसे भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब बेनिफिट नहीं है तो हम कम फीचर्स लेके अपने मॉडल को सिंपल बना ले, तो ये आइडियल। हम वेरिएंस थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर हम फीचर सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड आती है हमारी इंफॉर्मेशन गेन। तो कभी भी हम फीचर्स को देखेंगे तो फीचर्स में फीचर्स आप जो मोस्टली कैटेगरिकल फीचर्स को अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, तो ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए बाइनरी क्लासिफिकेशन में या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। अब उसके ऊपर हम देखेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ कोई पर्टिकुलर क्लास, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कैटेगरी 1 2 3 4 ये कैटेगरीज है हमारे पास, और उसके रिस्पेक्ट में बाइनरी क्लासिफिकेशन का 0 और 1 टारगेट एट्रीब्यूट है हमारा। तो उसको हम देख लेंगे, फर्स्ट में 0 का कितना परसेंट है, 1 का कितना परसेंट है, 2 में 0 कितना परसेंट है, 1 का कितना परसेंट है। और उसके बेसिस पे हम लोग एंट्रोपी और जिनी इंडेक्स, ये दोनों उसी के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। फॉर्मूले दोनों के अलग हैं। एंट्रोपी एक्चुअली आपका लॉस फंक्शन है, वो लॉस को कैलकुलेट करता है, तो आपका लॉस जो है वो कम से कम होना चाहिए। जीनी इंडेक्स की जहां तक बात आती है, जीनी इंडेक्स में आपकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जीनी इंडेक्स एक्चुअली इंफॉर्मेशन गेन बताता है कि आपको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन गेन का भी कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिया है, एंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस एवरेज एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड। तो अगर आप डिसीजन ट्री को कंसिडर कर ले, तो हमारे पास चाइल्ड नोड्स होते हैं, किसी भी नोड से जो स्प्लिट होके निकलते हैं वो चाइल्ड नोड्स होते हैं, और वो जो जिस नोड से स्प्लिट हुए हैं उसे हम पेरेंट नोड कहेंगे। तो पेरेंट नोड की एंट्रोपी माइनस एवरेज एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड्स,
तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन गेन मिल जाएगा। जो हमारा डिसीजन ट्री या फिर रैंडम फॉरेस्ट ऐसे जो ट्री मेथड्स रहते हैं वो जीनी इंडेक्स या फिर एंट्रोपी को लेके ही डिसीजन स्प्लिट करते हैं। और उसी के बेसिस पे हम उसके बेसिस पे हम ये भी देख सकते हैं कि हमें कितना स्कोरिंग मिल रही है, हमें क्या परसेंट कितना परसेंट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है किसी पर्टिकुलर फीचर सेट से। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लूं तो ये आप देखेंगे, अगर हम इसके ऊपर आते हैं, रोड टेस्टेड वाले वेरिएबल के ऊपर आते हैं, तो जब जब रोड टेस्टेड यस है तो बाय भी यस है, ठीक है। जब जब रोड टेस्टेड नो है तो डोंट बाय भी नो है। मतलब ये है कि रोड टेस्टेड पॉजिटिव तो बाय भी पॉजिटिव, रोड टेस्टेड नेगेटिव तो बाय भी नेगेटिव। इस केस में क्या हो रहा है कि हमें 100% गेन है, 100% मैच हो रहा है ये, कि अगर हम इसकी मैपिंग देख ले, यस टू बाय, यस टू बाय, नो टू डोंट बाय, नो टू डोंट, ये मैपिंग हो रही है हमारी। उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो एंट्रोपी आएगी वो जीरो आ जाएगी, क्योंकि इसमें कोई लॉस हो ही नहीं रहा है, कुछ बची हुई वैल्यूज है ही नहीं जिन जो अनएक्सप्लेन्ड जा रही हैं। और इन्फॉर्मेशन गेन इसके लिए हमें 1 मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, रूट नोड जो हमारा था उसमें एंट्रोपी 1 कंसिडर की है इसने, मतलब एंट्रोपी 1 लिए कंपैरिजन के लिए। तो ये रूट नोड हमारा हो जाएगा एज, इसमें हमारी एंट्रोपी आ रही 1। उसके बाद इसने टेस्ट किया तो माइलेज के लिए इसकी एंट्रोपी जो है वो 0.918 आ गई। उसने कैलकुलेट किया लो हाई इससे कैलकुलेट किया, 0.918 आ गई। मतलब ये कोई खासा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, हमें सफिशियंट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है, तो एंट्रोपी 0.918 आ गई। और रोड टेस्टेड के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे 100% मैच है, तो हमें एंट्रोपी 0 मिल गई। ये ऑब्वियसली छोटा सा है एक्सप्लेनेशन के लिए, आप जब डेटा को चेक करेंगे तो आपके डेटा में बहुत हाई नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, तो उसके बेसिस पे आपको वो कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा, आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन गेन क्या है, और इन्फॉर्मेशन गेन आपका सफिशियंट होना चाहिए किसी फीचर के लिए। सफिशियंट इन्फॉर्मेशन गेन होगा तो ऑब्वियसली आप उसको यूज कर सकते हैं। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट मेथड है टेस्ट का, हम स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है, हमारा सिग्निफिकेंस चेक करता है। हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस मतलब एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं। तो ये जो ई आई है ये हो गया हमारा हाइपोथेसिस, ई आई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने एक हाइपोथेसिस बनाया, हमने एक कोई वैल्यू एक्सपेक्ट की, ऐसी वैल्यू आनी चाहिए, वर्सेस जो हमें ऑब्जर्व्ड वैल्यू मिली है, जो एक्चुअल में आई है वैल्यू हमारे पास। एक्सपेक्टेड वैल्यू वर्सेस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसके बेसिस के ऊपर हम ये फ्रीक्वेंसी प्लॉट चेक करते हैं, और उससे कहते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक्चुअल में एक टेबल रहता है, जिससे आप मतलब अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप सी जो रहता है वो आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए आप काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे। तो आपको जो भी काई स्क्वायर वैल्यू मिलेगी उसको हम प्लॉट करेंगे। ये जो क्रिटिकल रीजन दिख रहा है 2.5 बोथ साइड, वो होता है रिजेक्शन रीजन की, अगर उस रीजन में कोई आ रहा है तो उसको हम रिजेक्ट करते हैं। और अगर ये 95% जो नॉन रिजेक्शन रीजन है उसमें आता है तो मतलब हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही आया है और वो ट्रू है, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब हाइपोथेसिस को ट्रू मान लेंगे। अगर आप इसको अभी कोड में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो उसमें ऐसा होएगा कि हमें काई स्क्वायर की वैल्यूज मिल जाएंगी, काई स्क्वायर टेस्ट हर फीचर के लिए काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यूज मिल जाएंगी, और उसके बेसिस पे हम सम सिलेक्टेड नंबर ऑफ फीचर्स ले लेंगे। जैसे मान लीजिए सबकी काई स्क्वायर वैल्यू आ गई, हमने बोल दिया कि जिन 5 वेरिएबल्स की हाईएस्ट काई स्क्वायर वैल्यू है उन्हें हमें लेना। ऑब्वियसली काई स्क्वायर वैल्यू सिग्निफिकेंस को डिनोट करता है, तो जितनी हाई काई स्क्वायर वैल्यू रहेगी उतना हाई सिग्निफिकेंस रहेगा हमारा। तो उस बेसिस पे हमें काई स्क्वायर वैल्यू को लेना है, और काई स्क्वायर वैल्यू के बेसिस पे हम लोग फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे। अब काई स्क्वायर टेस्ट के थोड़े बहुत लिमिटेशंस होते हैं। एक ये कि ये जो इसकी वर्किंग रहती है वो कंटिन्यूअस की बजाय कैटेगरिकल फीचर के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करती है।
इसकी अगर वर्किंग एफिशिएंसी देखेंगे तो वो कैटेगरिकल फीचर्स के लिए बहुत अच्छे से काम करेगा, जो कि जिनका इंडिपेंडेंट सैम्पलिंग है उनके और बहुत अच्छे से काम करेगा। बट कंटिन्यूस फीचर्स जो रहते हैं हमारे, नॉमिनल डेटा जो रहता है हमारा, उनके ऊपर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड, फॉर ईच फीचर द टारगेट क्लास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शुड बी हायर देन 5। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कम है, मान लीजिए किसी फीचर से टारगेट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी टारगेट क्लास की 5 से कम है, तो वो काम नहीं करेगा। मतलब बहुत लो वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो गलत वैल्यूज देगा। और सिमिलरली काई स्क्वायर टेस्ट हम लोग जब स्टैटिस्टिकली ऑन पेन पेपर लगाते हैं तो जनरली हम 30 फीचर्स, मतलब 30 साइज का डेटा सेट, 50 साइज का डेटा सेट इनके लिए ले लेते हैं। बट क्योंकि यहाँ हम बहुत मतलब इन प्रॉब्लम्स में तो हम ऑब्वियसली 1000, 10,000, लाख, 2 लाख इतने बड़े डेटा के साथ डील करते हैं, इससे ही बहुत बड़े डेटास रहते हैं। अगर बिग डेटास में जाएंगे तो पीटाबाइट में आपका डेटा आता है, मतलब वो कुछ तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रोज ऑफ डेटा रहेगा। तो उतने बड़े डेटा के लिए काई स्क्वायर टेस्ट काम तो कर जाएगा, बट कंप्यूटेशनली भी हैवी होगा और आपको पॉसिबल है कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट उतने अच्छे ना मिले। तो उसी के साथ काई स्क्वायर टेस्ट का एक अल्टरनेटिव आता है फिशर स्कोर। फिशर स्कोर का फॉर्मूला, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला दिख रहा है इतना बड़ा, वो है, इसको तो मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। बट फिशर स्कोर का टेस्टिंग का ये रहता है, फिशर स्कोर आपके सबसेट को लेगा, आपके सबसेट के लिए वो कंप्यूट करता जाएगा आपके स्कोर जो है, और उसमें इंस्टेंसेस को बढ़ाते जाएगा। जैसे हमारे पास वेदर के लिए एक टेम्परेचर हो सकता है सैंपल, तो टेम्परेचर टेम्परेचर जो है उसमें जितने अवेलेबल नंबर ऑफ रोज है उनको बढ़ाते जाएगा। उसके बाद फिशर स्कोर टेस्ट करेगा और उसे ग्लोबल मैक्सिमा जो है उसे रिकॉर्ड करते हैं। ग्लोबल मैक्सिमम मतलब पूरा जो जितने सैंपल्स टेस्ट किए उसके लिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका ये फिशर स्कोर का ऊपर जो फॉर्मूला दिया वो रहता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसको वो टेस्ट करेगा। उसको टेस्ट करने के बाद आपको ये जो ग्लोबल मैक्सिमम है वो रिटर्न करेगा वो। तो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए ग्लोबल मैक्सिमम कितना आ सकता है वो फिशर स्कोर बताता है। तो फिशर स्कोर हम लोग ऑब्वियसली कोड डेमोन्स्ट्रेशन के समय भी देख लेंगे। अभी तक के हमने जितनी मेथड्स देखी वो मैथमेटिकल मेथड्स थी, ये मैथमेटिकली कुछ ना कुछ कंप्यूट कर रही थी और उसके बेसिस पे हमें फीचर्स की स्कोरिंग दे रही थी। फीचर्स की स्कोरिंग के बेसिस पे हम फीचर्स सिलेक्ट कर रहे थे। अब हमारे पास आती है रैपर मेथड्स। रैपर मेथड्स क्या करती हैं? रैपर मेथड्स आपकी स्कोरिंग, आपकी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन उतना नहीं लगाती। रैपर मेथड्स आपके फीचर्स का सबसेट लेती हैं, उस सबसेट के ऊपर मॉडल को ट्रेन करती है, ट्रेन करके उसके परफॉर्मेंस चेक करती है। अगर सफिशिएंट परफॉर्मेंस है तो उस सबसेट को कंसिडर करती है, अगर सफिशिएंट परफॉर्मेंस नहीं है तो नया सबसेट बनाती है। तो ये एक थोड़े से ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम भी कह सकते हैं कि आपने सारे फीचर्स लिए, आप सारे सब ढेर सारे सबसेट उसके बनाते जा रहे हो। आपके पास अगर मान लीजिए 10 फीचर है तो आपने पहले 2 लिए, दूसरे 2 लिए, तीसरे 2 लिए, पहले 3 लिए, दूसरे 3 लिए, और एक एक छोड़ के एक एक अल्टरनेट फीचर्स लिए, या फिर पीछे से लास्ट के 3-4 फीचर्स लिए। ऐसे करके ढेर सारे सबसेट्स बनाएगा। उन सबसेट्स के लिए आपकी जो भी एल्गोरिदम उसको ट्रेन करके इवेल्युएट करेगा। आपके जो इवेल्युएशन के समय आप स्कोरिंग देते हैं, जैसे उसके लिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए आपका एक्यूरेसी स्कोर हो गया, प्रिसीजन स्कोर हो गया, आरओसी यूसी स्कोर हो गया। आपका जो रिग्रेशन प्रॉब्लम है उसके लिए R2 स्कोर हो गया, AIC स्कोर हो गया, BIC स्कोर हो गया। इन स्कोर्स को ध्यान में रखते हुए वो आपके फीचर्स को इवेल्युएट करे, जो उसे रिटर्न कर देगा। तो वो सबसेट को आप फाइनली आपके मॉडल में यूज करेंगे। एक मेथोडोलॉजी है उसकी। फिल्टर मेथड्स जो हैं वो उनको स्टैटिस्टिकली ले रही थी। फिल्टर मेथड्स आपकी स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन लेके फीचर्स को सिलेक्ट कर रही थी। यहाँ आप इटरेटिवली सबसेट्स को सिलेक्ट करते हुए फिर फीचर्स को सिलेक्ट करेंगे। मूविंग ऑन,
हमारे पास रहता है फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन। फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन में क्या होगा, हम लोग फीचर सिलेक्शन, हमारा मॉडल जो है उसको जीरो फीचर से स्टार्ट करेंगे। जीरो फीचर से स्टार्ट करने के बाद हम एक एक फीचर ऐड करते जाएंगे उसमें, और उसमें चेक करेंगे कि क्या पिछले एडेड फीचर से अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसने। तो इसको हम एक एक फीचर और ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ 20 फीचर्स हैं, उसने जीरो फीचर्स लिया, सिंगल फीचर के लिए चेक किया, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो एक्यूरेसी चेक कर रहा है ये। तो इसने सिंगल फीचर के लिए चेक किया, इसे एक्यूरेसी 50% आई। ये फीचर बढ़ाते गया, 3 पे आया तो इसको फर्स्ट लोकल मैक्सिमम मिला, तो ये इसका 65% एक्यूरेसी आ गई। इसने फिर और फीचर्स को चेक करते गया तो आगे चल के इसको 8 के ऊपर एक और मैक्सिमम मिला है। 8 फीचर्स के ऊपर इसको 70 मिल गया स्कोर, तो ये एक और मैक्सिमम है। और फीचर्स बढ़ाते जाएगा तो ये थोड़ा कम हुआ, फिर उसके बाद एक और मैक्सिमम मिल गया 75 पे। फिर ये और फीचर्स को ऐड कर रहा है तो देख रहा है कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। टेस्ट ये लास्ट तक के करेगा, सारे फीचर्स तक के करेगा, और जितने फीचर्स के लिए उसको ग्लोबल मैक्सिमम मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको 14 फीचर्स के लिए ग्लोबल मैक्सिमम मिला है, तो ये वो 14 फीचर्स का सबसेट जो है उसको रिटर्न कर देगा। वो हमें 14 फीचर्स हमें फाइनल मॉडल के लिए मिल जाएंगे। तो ये होता है फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन। इसी का एक अल्टर इसी के लिए दूसरा तरीका है बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन। तो फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन में हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जीरो फीचर्स थे, हम एक एक करके सारे फीचर्स बढ़ाते जा रहे थे और उसके बाद अपने मॉडल को टेस्ट कर रहे थे। बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन क्या करेगा, आपके सारे फीचर्स ले लेगा, उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपका, लीस्ट इंपॉर्टेंस फीचर, वो कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करेगा। लीस्ट इंपॉर्टेंस फीचर जो होगा उसको हटाएगा। लीस्ट इंपॉर्टेंस फीचर को हटाने के बाद आपके जो टर्मिनेशन कंडीशन मोस्टली ये रहती है कि आपका एक अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस होना चाहिए, एक सफिशिएंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। क्या वो सफिशिएंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है? अगर उतना सफिशिएंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमें मिल रहा है तो यस, ये फीचर सबसेट हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो वो आपको फीचर सबसेट रिटर्न कर देगा। अगर आप सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट जो भी आपका मेट्रिक है उतना नहीं आ रहा है स्कोर आपका, तो वो उस फीचर को हटा देगा। ठीक है, जो आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू वाला फीचर था उसको हटा देगा, और फिर बचे हुए फीचर्स के साथ आपके मॉडल को टेस्ट करेगा। बैकवर्ड आप लास्ट से फीचर्स हटाना चालू नहीं करते, आप लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर से हटाना चालू करते हैं। ये इसका आइडिया है कि लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है आपका उसको हटाइए। लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को हटाने के बाद आपके मॉडल आपकी जो टर्मिनेशन कंडीशन है, जैसे वेरिएंस चेक कर लिया आपने, या फिर आपका वो एक्यूरेसी वगैरह चेक कर ली, क्या वो टर्मिनेशन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो उस फीचर को हटा दो। उस फीचर को हटाने के बाद आपके मॉडल को दोबारा स्प्लिट करो बचे हुए फीचर्स के ऊपर, और फिर से उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर को आइडेंटिफाई करते चलो। ऐसा तब तक हम करेंगे जब तक ये कंडीशन जो है हमारी, डज द फीचर सेटिस्फाई टर्मिनेशन कंडीशन, वो जब तक हमारी एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है तब तक हम उसको चलाएंगे। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो ऑब्वियसली हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हमारे वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन के ऊपर। ये उतनी रिकमेंडेड मेथड नहीं है क्योंकि एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन जो होता है वो बहुत कंप्यूटेशनली हैवी होता है। एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ नहीं देखता, वो सारे फीचर्स के सारे सबसेट्स, जितने पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सभी को बनाते बैठेगा। जैसे यहाँ पे सिंगल फीचर्स सिंगल फीचर्स के जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उनको ले लिया, उनके वो टेस्ट किया। उसके बाद दो फीचर में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको लिया, उनको टेस्ट कर लिया। तीन फीचर्स में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको लिए, टेस्ट कर लिया। ये फोर फीचर में जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है उनको लिया, उनको टेस्ट कर लिया। और उसके बेसिस के ऊपर जिसका सबसे हाईएस्ट स्कोर आ रहा होगा, ये इतने सारे सबसेट्स में से जिनका सबसे हाईएस्ट स्कोर आ रहा होगा उसको वो रिटर्न करेगा। बड़े डेटास के लिए तो ये बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये मेथड बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बड़े डेटास में आपके कॉम्बिनेशन ही शायद कुछ हजार कुछ हजार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कुछ लाख कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। अगर आपके पास 50-60 फीचर्स आ गए तो पॉसिबल है कि आपके पास
कुछ लाख कॉम्बिनेशन, और इतनों के ऊपर आपको ट्रेन करना, फिट करना, उसके बाद इवेल्युएट करना, ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसके लिए एग्जॉस्टिव फीचर सिलेक्शन छोटे डेटा सेट के ऊपर आप लगा सकते हैं, बट अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो सीरियसली नॉट रिकमेंडेड, इसको आप ना ही लगाएं तो अच्छा है। फिर रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन जो है वो बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन के जैसे ही काम करता है, बट ये जो है वो आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर की बजाय फीचर इंपॉर्टेंस रैंकिंग को चेक करता है, या फिर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो फीचर इंपॉर्टेंस रैंकिंग और रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्चुअली हमारे मॉडल में इनबिल्ट आते हैं। हमारा जो भी मशीन लर्निंग मॉडल के इंस्टेंसेस, मशीन लर्निंग मॉडल को जब भी हम इंस्टेंशिएट करेंगे तो उसके ऊपर हम ये लगा सकते हैं फीचर इंपॉर्टेंस रैंकिंग। ये जनरली आपकी जितनी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स जो कि ट्री मेथड को इम्प्लीमेंट करती है, उनमें आपको फीचर इंपॉर्टेंस मिल ही जाएगा। अगर आप फीचर इंपॉर्टेंस को कॉल करेंगे तो आपको सारे फीचर्स और उनकी इंपॉर्टेंस है आपके मॉडल में वो मिल जाएगी। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट आपका रिग्रेशन मॉडल्स में तो आपको मिल जाएगा, लीनियर रिग्रेशन वगैरह में। अगर आप इसको यूज करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी आपको ये मेथड मिल जाएगी। आपको डॉट सी ओ ई एफ लिखना पड़ता है। अगर आप डॉट सी ओ ई एफ को कॉल करेंगे तो आपको वो कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, उनको देख के आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डॉट सी ओ ई एफ को अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको मतलब कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। तो ये इनबिल्ट मेथड्स होती हैं, ये भी अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, बट इन्हीं का रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन इन्हीं का यूज करके, इन्हीं मेथड, इन्हीं जो इंपॉर्टेंस स्कोरिंग रहती है इनका यूज करके आपके जो लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं उनको हटाता है। अभी तक के जो बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन था वो लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को मैथमेटिकली कंप्यूट कर रहा था। ये इनबिल्ट रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन इनबिल्ट मेथड से काम करता है। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपका डेटा सेट कैसे जा रहा है, आपको सिलेक्शन क्राइटेरियन कुछ नहीं पता है, तो आप रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन बिना कुछ सोच समझे लगा सकते हैं। रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन थोड़ा सा रैंडमाइज रहता है लेकिन आपको फिर भी अच्छे से अच्छा फीचर दे ही देगा वो। और अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है आपके फीचर्स का, आपको आइडिया नहीं है कि किन फीचर्स को रखना है किन फीचर्स को नहीं रखना है, तो उस केस में आप रिकर्सिव फीचर एनिमेशन लगा सकते हैं, आपका मॉडल इजीली ट्रेन हो जाएगा। मेथोडोलॉजी उसकी भी सेम है, वो फीचर्स को सिलेक्ट करते जाएगा, उसको जहां पे भी अच्छा स्कोर मिलेगा वो पॉइंट को होल्ड कर लेगा, और उस पॉइंट के ऊपर जितने भी सिलेक्टेड फीचर्स हैं वो आपको रिटर्न कर देगा। यही इसकी मेथड रहती है, तो सबके लिए सेम है। तो यहाँ हो गई है हमारी रैपर मेथड्स। रैपर मेथड्स, इन्हें रैपर मेथड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने सारे सबसेट्स को रैप किया एक पैकेट में, एक तरह से एक सारे सबसेट्स का पैकेट बनाते गया, उन पैकेट्स के ऊपर टेस्ट करते गया, जो सही मिला उसको उसने सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो चारों मेथड्स अभी मैंने बताई वो रैपर मेथड्स कहलाती हैं, और अभी मैंने उनका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि वो किस तरह से काम करती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एम्बेडेड मेथड्स के ऊपर। तो एम्बेडेड मेथड, अभी मैंने जो आपको यहाँ पे फीचर इंपॉर्टेंस बताया फिर और रेग्रेशन कोएफिशिएंट बताया, तो वैसे एम्बेडेड मेथड्स क्या एम्बेडेड मेथड्स ऑलरेडी आपके मॉडल के अंदर रहती है, उसमें क्या कैसे रैंकिंग करना है, उसका कैसे सिलेक्शन करना है, वो आपके इसमें ऑलरेडी रहता है। ऑलरेडी आपके इसमें आपके जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसमें बना रहता है। इसका मतलब एज अ यूजर आपको इसका जो कंप्यूटेशन है या फिर इसका जो वैल्यू, इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन क्या है वो आपको एज अ यूजर नहीं जानना रहता है, वो इनबिल्ट रहता है, आपको सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखना रहता है। एम्बेडेड फिल्टर मेथड्स, रैपर मेथड्स और एम्बेडेड मेथड्स में ये फर्क है। फिल्टर मेथड्स, फिल्टर मॉडल को सिलेक्ट करती हैं, उसके बाद आपके मॉडल को बनाती हैं। हम मैथमेटिकली कंप्यूटेशन करके फीचर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन फीचर्स के बेसिस पे हम मॉडल बनाते हैं। रैपर मेथड्स क्या करती हैं, पहले आपका मॉडल बनाती है, उसके ऊपर फीचर सबसेट्स को टेस्ट करती है और देखती है कि वो फीचर सबसेट वैलिड है कि नहीं। फिल्टर मेथड में आपका पहले फीचर सिलेक्ट हुए फिर मॉडल बना। रैपर मेथड में पहले मॉडल बना, उसके बाद वो अगर मॉडल सफिशिएंट परफॉर्म कर रहा है तो आपका फीचर सिलेक्ट हुआ।
एम्बेडेड मेथड है, एम्बेडेड हाइब्रिड मेथड रहती है, वो ड्यूरिंग मॉडल बिल्डिंग ही आपके फीचर्स को सिलेक्ट कर लेती है। तो ये एक्चुअली बेनिफिशियल है, आपके फीचर्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको आगे की प्रोसेसेस बच जाती हैं। तो एम्बेडेड मेथड का यही रहता है, रैंकिंग एंड सबसेट्स। तो इंटरनली वो अपना जो भी मैथमेटिकल कंपटीशन लगाता है या फिर आपके स्कोरिंग करता है, वो ऑब्वियसली एज ए यूजर आपके सामने नहीं आता है, आपके सामने सिर्फ फाइनल फीचर्स का सबसेट या फिर फीचर के इंपॉर्टेंस का जो प्लॉट रहता है वो आता है आपके सामने। मीटिंग चल रही, 2 मिनट बाद आना। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो एम्बेडेड मेथड्स में जो है हम लोग मोस्टली देखेंगे लासो रेगुलराइजेशन, लासो या फिर L1 रेगुलराइजेशन जिसे हम कहते हैं वो, और रैंडम फॉरेस्ट इम्पोर्टेंस, ये दो हम लोग देखने वाले हैं एम्बेडेड मेथड्स में। तो लासो रेगुलराइजेशन का ये फॉर्मूला है। लासो रेगुलराइजेशन क्या करता है, आपका जो भी फीचर रहता है उसको पेनल्टी देता रहता है, आपके फीचर को टेस्ट करता रहता है, उसमें पेनल्टी टर्म ऐड करता रहता है। अगर आपका फीचर रिडंडेंट है तो वो पेनल्टी टर्म बढ़ाते जाएगा। पेनल्टी टर्म बढ़ाने से ये होगा कि आपका जो फीचर का कोएफिशिएंट है, जैसे ये लीनियर रिग्रेशन की आप इक्वेशन देखेंगे, जैसे लीनियर रिग्रेशन की आप इक्वेशन देखेंगे तो ये हमारे जो बीटा 0, बीटा 1, ये आपके रहते कोएफिशिएंट। मान लीजिए आपका ये जो एक्स वेरिएबल है वो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, आपका मॉडल में वो इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, कम कम इंपॉर्टेंस का फीचर है, तो लासो रेगुलराइजेशन क्या करेगा, ये बीटा 1 का जो कोएफिशिएंट है ना उसको श्रिंक करता जाएगा। ये पेनल्टी टर्म इसकी जो लैम्डा बीटा स्क्वायर जो है वो आपकी ऐड होती जाएगी। वो ऐड होने से ये होगा कि आपका जो बीटा 1 की वैल्यू है वो अल्टीमेटली 0 तक के चली जाएगी। लासो रेगुलराइजेशन 0 तक के ले जाता है। अगर इसी का एक और रहता है रिज पेनल्टी, L2 पेनल्टी जिसे कहते हैं, रिज रेगुलराइजेशन, वो एब्सोल्यूट 0 तक नहीं जाता, वो कम कर देता है लेकिन 0 नहीं करता, लासो 0 कर देता है। तो जब लासो इसको 0 कर देता है तो ऑब्वियस सी बात है ये फीचर आपके इससे एलिमिनेट ही हो गया। जब अगर बीटा 1 की वैल्यू 0 हो गई तो ये बीटा 1x तो पूरा ही चला गया ना। तो इस तरह आपका लासो रेगुलराइजेशन फीचर सिलेक्ट करके उनको एलिमिनेट कर देता है, अननेसेसरी फीचर्स को। ऑब्वियसली ये आपका छोटा सा इक्वेशन है, आपके जो अगर फाइनल इक्वेशन रहता है या फिर डिसीजन वगैरह रहता है उसके लिए बहुत बड़ा रहता है। लासो रेगुलराइजेशन के जितने एग्जांपल्स अभी तक मैंने देखे वो मोस्टली रिग्रेशन प्रॉब्लम्स में देखा हूँ मैंने। बट अगर आपको ये ट्री मेथड्स या फिर बाकी की मेथड्स के लिए मिल जाए तो ऑब्वियसली आप इसको यूज कर सकते हैं। लासो रेगुलराइजेशन के बाद हमारे लासो रेगुलराइजेशन का ये रहता है, वो आपके बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को भी चेक करेगा। उसमें जनरलाइजेशन एरर, आपकी जो पेनल्टी ऐड हो रही है वो उसके साथ एरर भी ऐड होता है कि आपका कितना एरर आ रहा है, एरर को भी एस्टिमेट करते चलता है। तो एरर आपकी ऑब्वियस सी बात है, जनरलाइजेशन के लिए आप जितनी एरर ले रहे हैं वो मिनिमम आनी चाहिए। एरर मतलब आप अलग से टर्म ऐड कर रहे हैं ताकि आपका मॉडल बैलेंस रहे। तो अगर आपके फीचर्स इंपॉर्टेंट है तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस केस में आपका जनरलाइजेशन एरर है वो कम से कम आनी चाहिए। उसके साथ ही आप बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ भी देखते हैं कि जैसे जैसे हम वेरिएंस बढ़ाते जाते हैं पॉसिबल है कि हमारा मॉडल किसी एक डायरेक्शन में बायस होते जाए। अगर आप बायस को बढ़ाते हैं मतलब आप ए, अ, किसी एक उसको किसी एक फैक्टर को ले लेते हैं जिसमें क्या बोले तो सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, अगर उसका वेरिएंस बहुत कम ले तो आपका बायस बढ़ जाएगा। आप बायस को कम करेंगे तो वेरिएंस बढ़ जाएगा। वेरिएंस ही आपका डेटा सेट का वेरिएंस नहीं है,
वेरिएंस आपका रिजल्ट का वेरिएंस है, रिजल्ट आपका जो आउटपुट है, आप आउटपुट का वेरिएंस कम आना चाहिए। आउटपुट जो है आपका ओरिजिनल वैल्यू के जितना पास हो सके उतना बेटर रहता है। अगर किसी भी रिग्रेशन प्रॉब्लम को देखें तो आपका जो प्रिडिक्टेड वैल्यू रहती है वो टारगेट वैल्यू के जितने पास रहे उतना आपका मॉडल बेटर है। तो ये उस कंडीशन में वेरिएंस है, तो ये वेरिएंस कम से कम ही होना चाहिए, और वैसे ही आपका बायस भी कम होना चाहिए। तो बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उसी में हमें जो उसकी मिनिमल वैल्यू है वो, और जनरलाइजेशन एरर की मिनिमल वैल्यू, वो देखते हुए लेना है। तो लासो रेगुलराइजेशन उन्हीं को देखते हुए जो आपके ये कब उसको हम लर्निंग कर्व में भी देख सकते हैं कि अगर हम नंबर ऑफ सैंपल्स कम ज्यादा करें तो आपका बायस वेरिएंस कैसा आ रहा है। लासो रेगुलराइजेशन सैंपल्स को ना लेके फीचर्स को सिलेक्ट करता है। आपके जो भी फीचर्स हैं उनके ऊपर इसको टेस्ट करके देखता है। तो उन फीचर्स के सबसेट में आपका ये जो कंडीशन आती है, ये जो मिनिमा कंडीशन आ रही है आपकी, वो जिस फीचर सब जो वो जिस फीचर सबसेट के लाएगी उसको ले लेगा, और बाकियों को वो बाकी के कोफिशिएंट्स को वो जीरो बनाते चलेगा पेनल्टी दे दे के। नेक्स्ट है आपका रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस। तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस अभी भी मैंने बताया कि पीछे जो आपका रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन था वो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस को भी कंसिडर करता है। तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस क्या करता है, आपके मॉडल में इंपॉर्टेंस को चेक करते जाता है कि किसी भी डिसीजन के लिए, nth डिसीजन के लिए आपका जो नोड इम्पोर्टेंस है वो क्या है। आपका नोड इम्पोर्टेंस ऑब्वियसली इन्हीं फीचर्स में से कोई होगा। तो किसी पर्टिकुलर डिसीजन के लिए ये कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको वो कैलकुलेट करते चलेगा, और उसके बेसिस पे आपको रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस देगा। तो फीचर्स आर रैंक विथ रिस्पेक्ट टू इम्पोर्टेंस फैक्टर, कि आपका इंपॉर्टेंस कितनी आ रही है मॉडल में, उसके बेसिस के ऊपर आपके फीचर्स रैंक होंगे। और बहुत एक्यूरेट मेथड है ये फीचर सिलेक्शन की। आपको अगर, और ये जनरली आपके जितने भी ट्री मेथड्स रहती हैं, ट्री मेथड जो इम्प्लीमेंट करते हैं, डिसीजन ट्री हो गया, एडीए बूस्ट हो गया, एक्सजी बूस्ट हो गया, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर हो गया, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, रैंडम फॉरेस्ट मतलब जितने भी वेरिएशन अवेलेबल हो वो सब हो गए। तो उनमें क्या रहता है, ये मेथड इनबिल्ट रहती है। आप फीचर इंपॉर्टेंस अगर कॉल करेंगे मेथड, तो आपको पूरे फीचर्स के मतलब सारे फीचर्स उनके इंपॉर्टेंस के साथ मिल जाएंगे। तो इसको हम जब कोड डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये होती है आपकी रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस की, आप आपके मॉडल में वो कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है और उसके बेसिस के ऊपर आप उसकी रैंकिंग कर सकते हैं। तो ये आपका रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस हो गया। एम्बेडेड मेथड्स भी खत्म हो गई हैं। इतनी सारी मेथड्स रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस के अगर कैलकुलेशन के आपको फॉर्मूले दिखने तो ये भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस पहले हम देखते हैं नोड इंपॉर्टेंस। तो नोड इंपॉर्टेंस अभी मैंने पहले जो बताया, नोड एंट्रोपी और सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड्स। तो आपकी जो पर्टिकुलर नोड है जिसके ऊपर स्प्लिटिंग हो रही है उसके ऊपर एंट्रोपी कैलकुलेट कर लेगा उस वर्सेस, और उसको सब्ट्रैक्ट कर देगा जो जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं, उसके आगे आने वाले जितने स्प्लिट हुए नोड्स हैं उनकी क्या एंट्रोपी है वो सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो आपको नोड एंट्रोपी मिल जाएगी किसी भी एक फीचर के लिए। आई आपका फीचर है, किसी फीचर के लिए आपको नोड एंट्रोपी, नोड इंपॉर्टेंस मिल गया। नोड इंपॉर्टेंस को देख के हम फीचर इंपॉर्टेंस देंगे कि हो सकता है सेम फीचर से बहुत सारे नोड्स बने हो। तो फीचर इंपॉर्टेंस का ये फॉर्मूला है। तो सम ऑफ नोड इंपॉर्टेंस विच स्प्लिट्स ऑन फीचर आई। तो जो फीचर आई जो है उसके लिए नोड, फीचर आई के लिए जितने भी नोड्स बने उनका नोड इंपॉर्टेंस डिवाइडेड बाय ऑल नोड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल द नोड्स इन डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री ले लीजिए, रैंडम फॉरेस्ट में भी छोटे छोटे डिसीजन ट्री रहते, तो उसके हिसाब से उसके हिसाब से वो आपका फीचर इंपॉर्टेंस कैलकुलेट करता है। फिर आपका आता है नॉर्मलाइज फीचर इंपॉर्टेंस। नॉर्मलाइज फीचर इंपॉर्टेंस रहता है कि किसी भी फीचर के लिए सम ऑफ ऑल फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ सम ऑफ फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल फीचर्स। तो आपके आए किसी भी एक पर्टिकुलर फीचर इंपॉर्टेंस को बाकी सारे फीचर्स के इंपॉर्टेंस के सम से डिवाइड कर देता है, आपको एक नॉर्मलाइज्ड वैल्यू मिल जाती है उसके लिए। नॉर्मल मतलब आपके टोटल इंपॉर्टेंस के किस प्रोपोर्शन में ith फीचर का इंपॉर्टेंस है वो आपको नॉर्मलाइज फीचर इंपॉर्टेंस से मिल जाता है। और फाइनली नॉर्मलाइज फीचर इंपॉर्टेंस से आपका रैंडम फॉरेस्ट फीचर इंपॉर्टेंस कैलकुलेट होता है। तो रैंडम फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, आपके नॉर्मलाइज फीचर इंपॉर्टेंस जितने हैं उनका समेशन ले लेगा वो,
किसी भी फीचर आई के लिए, और उसके लिए नंबर ऑफ प्रिडिक्टर्स, कितने नंबर ऑफ ट्रीज आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, वो देख लेगा। वो देख लेगा तो आपको फाइनली रैंडम फॉरेस्ट फीचर इंपॉर्टेंस मिल जाएगा, और रैंडम फॉरेस्ट फीचर इंपॉर्टेंस आपको अगर अब मिल गया तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर लेंगे तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर टू से लेके लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर तक के मिल जाएगा, और उसके बेसिस पे आप फाइनली सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने इतनी सारी मेथड्स देखी हमारे पास, अब क्वेश्चन एक फाइनल क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि मैं किस मेथड को यूज करूं, किस मेथड से सिलेक्ट करूं। तो एक सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन इसके लिए मेरे हिसाब से तो यही हो सकता है कि आप तीनों मेथड्स में हमने हर टाइप ऑफ फीचर सिलेक्शन में दो या तीन मेथड्स डिस्कस की हैं। उनमें से आपको जो अप्रोप्रिएट लगे वो मेथड आप लीजिए। फिल्टर मेथड में से आप कोई एक कंपटीशन ले लीजिए, जैसे फिशर स्कोर हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा वेरियंस थ्रेशोल्ड आप लीजिए, वेरियंस थ्रेशोल्ड इंपॉर्टेंट है। वेरियस थ्रेशोल्ड जैसे आपने ले लिया वो लीजिए। उसके साथ रैपर मेथड्स में से एक हाथ दो सिलेक्ट कर लीजिए। मोस्टली फॉरवर्ड फीचर सिलेक्शन, बैकवर्ड फीचर एलिमिनेशन, और एग्जॉस्टिव है अपना, रिकर्सिव फीचर एलिमिनेशन है। उसमें से किसी एक या दो को आप सिलेक्ट कीजिए, पूरे सभी को लेने की जरूरत नहीं है। एक या दो को सिलेक्ट कीजिए, उससे आप एक बार सबसेट देख लीजिए कि आपको कौन सा सबसेट मिल रहा है। एम्बेडेड फीचर्स, आपने जो एम्बेडेड मेथड लगाई उससे आपको जो फीचर्स मिले वो भी एक बार आप देख लीजिए। जब आपको ये तीनों मिल गए तो इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है, इनका जो इंटरसेक्शन आ रहा है इस पार्ट में, इस पार्ट में आपको जो भी फीचर्स मिल रहे हैं उनको तो आप डेफिनेटली अपने मॉडल में रखिए। अगर मान लीजिए इसमें आने वाले फीचर्स कम हो रहे हैं, या फिर इसमें आने वाले फीचर्स अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस और बढ़ाना है, तो इन रीजन्स में जो फीचर आते हैं, ये जो तीन और इंटरसेक्शन वाले रीजन्स है उनमें जो फीचर आते हैं उनको आप सिलेक्ट करते चलिए। उनको भी अगर आप ऐड करेंगे तो आपका मेथड और इम्प्रूव होता जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ इन रीजन्स में जो फीचर्स आ रहे हैं वो तो कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके मेथड्स जो है वो मोर और लेस सेम रिजल्ट देने वाली हैं। मतलब हो सकता है कि अगर आपके पास 40 फीचर्स हो, 40 फीचर्स में से आपको 20 फीचर्स सिलेक्ट करने हैं, 40 में से 20 फीचर्स सिलेक्ट करने हैं, तो 20 में से 15 फीचर्स तो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। जो 5 फीचर्स है वो हो सकता है इनमें से कहीं हो, मतलब इन इन मेथड से जो फीचर्स आए उनके इंटरसेक्शन में कहीं हो। और फाइनली अगर आपको और लगता है कि अभी भी मुझे सफिशिएंट फीचर्स नहीं मिल रहे, या फिर अभी मेरा मॉडल अंडर परफॉर्म कर रहा है, या फिर अभी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे फीचर्स हों जो मुझे एलिमिनेट कर देने चाहिए, या फिर ऐसे कुछ फीचर्स जो एलिमिनेट हो गए लेकिन मुझे रखने चाहिए थे, वो अगर आपको जानना है तो सीधी सी बात है, आस्क द एक्सपर्ट। उस फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसका आप सजेशन लीजिए, उसके सजेस्ट किए फीचर्स को आप रखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये मेथड्स भी गिवन द डेटा, हो सकता है डेटा आपका उतना अच्छा ना आया हो, उसकी वजह से इन मेथड्स ने तो आपके फीचर्स को एलिमिनेट कर दिया। बट वो फीचर्स रियल वर्ल्ड में, अगर आप रियल वर्ल्ड में आप देखेंगे तो वो फीचर्स आपके प्रिडिक्शन को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप मुझे वेदर प्रिडिक्ट करना है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को तो मैं इग्नोर नहीं कर सकता ना। बट हो सकता है टेम्परेचर का डेटा मुझे उस हिसाब से ना आया हो कि मैं उस मॉडल में रखूं, इसलिए ये फीचर सिलेक्शन टेक्निक्स ने टेम्परेचर को हटा दिया। बट टेम्परेचर मेरे लिए फिर भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वेदर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये बात मुझे कौन बताएगा, ये बात मुझे एक्सपर्ट बताएगा। तो एक्सपर्ट से मैं कंसल्ट करूंगा, एक्सपर्ट जो मुझे बताएगा वो फीचर्स तो मैं ऑब्वियसली रखूंगा। एक्सपर्ट बोलता है कि अगर कुछ फीचर्स जो हैं वो इररिलेवेंट है, तो वो एक्सपर्ट के सजेशन के बेसिस पे मैं उन्हें हटा दूंगा। एंड इस तरह हमारा फीचर सिलेक्शन तो खत्म हो जाता है। फीचर सिलेक्शन में इतना ही है। इसका कोड डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मशीन लर्निंग पाइपलाइन, ये एक छोटा सा टॉपिक है जो साथ में ही ऐड कर दिया है। मशीन लर्निंग पाइपलाइन आपका पूरा मॉडल बनने के बाद एक एंड की प्रोसेस रहती है। आपका जब पूरा मॉडल बन गया, आपने ऑब्वियसली सारे फीचर सिलेक्ट कर लिए, आपने फीचर सिलेक्शन टेक्निक देख ली, कौन सी टेक्निक मेरे को सबसे बेस्ट फीचर्स दे रही है।
आपने ये देख लिया कि कौन आपने किस सबसेट को यूज किया। जैसे आप लर्निंग कर्व के थ्रू एक पर्टिकुलर सैंपल्स का सबसेट निकालते हैं, वो आपने देख लिया कितना सबसेट दे रहा है। फिर उसके बाद आपने ये देख लिया कि आपका कौन सा जो प्रिडिक्शन मेथड है, कौन सा एल्गोरिदम जो है वो आपका बेस्ट स्कोरिंग दे रहा है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम पाइपलाइनिंग करते हैं। तो पाइपलाइनिंग को इस तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे हमारे घर में वाटर सप्लाई होती है, तो डायरेक्ट नदी से तो हम लोग सप्लाई लेते नहीं है। पाइपलाइंस, नदी में आपके पाइपलाइंस लगी रहती हैं। पाइपलाइंस आपकी फिल्टर प्लांट तक लाती है। फिल्टर प्लांट आपका पानी को फिल्टर करेगा, पानी से इम्प्योरिटीज निकालेगा। फिर उसके बाद वो डिसइंफेक्ट होगा। डिसइंफेक्ट होने के बाद आपका जो डिसइंफेक्ट हुआ वाटर है वो फाइनली आपके लोकल सप्लाई में आएगा, और लोकल सप्लाई से आपके घर तक आएगा। ये बेसिकली पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट रहता है कि आपकी जो रिवर से पाइपलाइन चालू हुई है, वो आपके घर तक आ रही है, और उस बीच में रिवर टू योर होम उसने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोसेसेस की हैं, सर्टेन सेट ऑफ प्रोसेसेस की है। तो पाइपलाइनिंग क्या करेगा, वो सर्टेन सेट ऑफ प्रोसेसेस हमारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए करेगा। ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपकी पूरी प्रोसेस का ऑटोमेशन है। आपने अभी तक मैन्युअली जितना पूरा इवेल्युएशन किया, उसके बाद आपने जो आपका फीचर इंजीनियरिंग की, उसके बाद आपने नए फीचर्स जो बनाए हैं उसमें से आपने नल वैल्यूज को फिल किया। नल वैल्यूज को फिल करने के बाद आप उसमें फीचर सिलेक्शन हो जाता है आपका। फीचर सिलेक्शन के बाद आपका सैंपल सैंपल सबसेट सिलेक्शन हो जाता है कि आपको कितना साइज ऑफ सैंपल लेना है, वो हो जाता है। उसके बाद आप फाइनल मॉडल जो रहता है, फाइनल मॉडल के ऊपर ट्रेन करते हैं। ये 25-30 प्रोसेसेस हैं। और उन सारी प्रोसेस को आप मैन्युअली, एक बार तो आपने जब आप स्टडी कर रहे थे, आपके डेटा सेट को स्टडी कर रहे थे, तब तो ठीक है। बट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में एक बार आपने मॉडल बना दिया, तो मॉडल के साथ आपके पास नया डेटा आते रहता है। नया डेटा जो भी आया, नए डेटा को आपको फिर से उन्हीं सारी प्रोसेसेस के थ्रू पास करना है। तो ये 10-12 प्रोसेसेस जो मेरी हो जाती, वो मैन्युअली करना एक तो बहुत लेंदी काम है। दूसरी बात, ऑटोमेशन नहीं मिलता मुझे। और अगर मुझे फाइनल मॉडल एक्सपोर्ट करना है अपना, तो फाइनल मॉडल के साथ मुझे ये सब भी करना पड़ेगा कि मेरा मॉडल डेटा को किस तरह प्रिपेयर कर रहा है खुद के लिए। हमने जो रॉ डेटा था उसको तो यूज नहीं किया ना, हम डेटा को प्रिपरेशन भी किया। तो आपको मॉडल के साथ डेटा का प्रिपरेशन भी ऐड करना रहता है। तो आपने डेटा के साथ मॉडल, उसका डेटा प्रिपरेशन, ये सबको एक सिंगल पैकेट बना के हम सर्व करते हैं, तो उसे कहते हैं मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग। तो मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग क्या करेगा, जैसे ये देख लीजिए। मशीन लर्निंग पाइपलाइनिंग में उसने एक ही सेट में सारी फीचर्स ऐड कर दी। तो आपकी डेटा इंजीनियरिंग, डेटा को क्लीन करना, उसको डेटा को वैलिडेशन करना, डेटा का शेप, डेटा के ऊपर अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, जनरली हम बॉक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए, तो वो आपका पूरा जो है वो डेटा इंजीनियरिंग में आ जाता है। डेटा का प्रिपरेशन, डेटा को रिफाइन करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, उसमें कुछ नई प्रॉपर्टीज ऐड करना, उसको अपने लिए प्रिपेयर करना, हम जनरली स्केलिंग वगैरह करते हैं। डेटा को एनरिच करना, अगर आपका ओवर सैम्पलिंग टेक्निक्स हम कई बार लगाते हैं। अगर इम्बैलेंस डेटा सेट है तो उसमें ओवर सैम्पलिंग टेक्निक लगाते हैं, वो एनरिचमेंट हो गया। या फिर हो सकता है हम कुछ और भी सिंथेटिक डेटा अरेंज करें, अगर हमें और डेटा की जरूरत है, तो वो डेटा एनरिचिंग हो गई। वो आपका आगे डेटा प्रिपरेशन है। फाइनली आपका एनालिटिक्स आता है, बिल्ड हो गया फाइन आपका, मतलब मॉडल को बनाना, उसके ऊपर स्कोर देखना, मॉडल इवेल्युएट करना, उसका विजुलाइज करना, उसका मतलब सारे स्कोरिंग्स को एनालाइज करना, ये सब आपका हो जाता है एनालिटिक्स में। तो आपकी जो पाइपलाइन रहती है, उसका काम यही रहता है कि डेटा मिलने से लेके आपको इस एंड पॉइंट पे डेटा मिला, यहाँ पे आपको डेटा मिला, डेटा आपको रॉ डेटा मिला, रॉ डेटा मिलने से लेके आपको फाइनल डेटा जो मिलना चाहिए, फाइनल आपको जो आउटपुट मिलना चाहिए, वहां तक की पूरी प्रोसेस को आप एक सिंगल इंस्टेंस में क्रिएट कर दीजिए, और उस सिंगल इंस्टेंस को आप रन कीजिए। तो उसे कहते हैं पाइपलाइन करना। तो वो मशीन लर्निंग पाइपलाइन होती है। मशीन लर्निंग पाइपलाइन आपको इस तरह ऑटोमेशन में हेल्प करती है। तो वो इसमें और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, पाइपलाइन एडमिनिस्ट्रेशन,
आपकी पाइपलाइन में क्या हो रहा है उसको मैनेज करना, सिक्योरिटी जो रहती है, आपकी पाइपलाइन से कोई छेड़छाड़ ना करो। अगर आप फाइनल उसको मॉडल को एक्सपोर्ट करेंगे किसी प्रोजेक्ट के लिए, आप पूरा तो एनालाइज कर लेकिन आप उस मॉडल को कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी आती है। फिर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कि आपकी पाइपलाइन थ्रू आउट द साइकिल कब किस पॉइंट पे खुद को अपडेट करेगी, किस पॉइंट पे नए डेटा के साथ ट्रेनिंग लेगी, नए डेटा को एनालाइज करेगी, या फिर पुराने डेटा के ही प्रिडिक्शंस को लेके चलेगी, वो उसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया। डेटा प्रोवेनेंस, डायनेमिक डेटा पाइपलाइन, हो सकता है आपको नया डेटा भी आए, नए डेटा को किस तरह वो एक्सेप्ट करती है, नए डेटा को किस तरह वो अपने अंदर यूज करती है, वो आपकी हो जाती है डायनेमिक डेटा पाइपलाइनिंग। मॉनिटरिंग, आपको अपने पाइपलाइन को मॉनिटर करना होता है कि आपकी पाइपलाइन का परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है, पाइपलाइन में क्या हो रहा है, क्या इश्यूज आ सकते हैं वो। और फाइनली आपका ऑटोमेशन इसमें इंक्लूड हो जाता है कि आपने जो पूरी पाइपलाइन बना दी वो एक ऑटोमेट कर रही है। पर पाइपलाइन को खुद को भी ऑटोमेट किया जा सकता है कि पाइपलाइन में क्या होने वाला है, पाइपलाइन के अंदर क्या चीजें एडेड रहेंगी, पाइपलाइन में क्या फीचर्स, पाइपलाइन में क्या पर्टिकुलर मेथड्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको भी आप फाइनली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली थोड़ा एडवांस टॉपिक है, बट अगर आप इन्हें रिसर्च करें, खुद से रिसर्च करें और इम्प्लीमेंट करके देखें तो वो कर सकते हैं। हम इस पर्टिकुलर इसमें तो हम लोग से पाइपलाइन को डिस्कस कर रहे हैं, पाइपलाइन क्या होता है। तो पाइपलाइन में तो इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है। थैंक यू टू हिमांशु शर्मा, उन्होंने इतना ये पूरे इसका जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो सब बनाया। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन में हम कोड फाइल देखने वाले वो भी हिमांशु शर्मा ने ही बनाई है। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर ऑल दिस अमेजिंग कंटेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।